नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। और आज फिर प्रीवियस ईयर सीरीज से मैं लेके आया हूं आपके लिए इंग्लिश पेडागोजी का एक और टेस्ट। तो ये हमारा है जुलाई 2019 के अंदर जो पेपर आया था सीटेट का, उससे उसके क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम। ठीक है, तो टेस्ट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। ये नंबर है भैया हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और साथ में लिख के भेज सकते हैं सीटेट प्रिपरेशन। इसके लिए फिर हम आपको भेजेंगे जो हमारी ये पूरी प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके सारे क्वेश्चन के जो लिंक होंगे वो भेज देंगे। इससे पहले हमने 15 डेज क्रैश कोर्स करवाया है, जिसका अभी आप जब टेस्ट क्लियर करेंगे तो उसकी महत्वता आपको अभी पता चल जाएगी। हमने 5 घंटे के अंदर CDP पूरी कंप्लीट करवाई है। उसके अंदर 7 घंटे में जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ के वो सारे करवाए हुए हैं। 3 घंटे में मैथ पेडागोजी करवाई हुई है। तो मतलब यही सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिंक भी आपको, ये फ्री वीडियो क्रैश कोर्स रहेगा जो आपको अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको मिल सकता है। ठीक है, साथ ही आपको जो EVS के हमारे फ्री नोट्स हैं, EVS के कुछ पेपर 1 के लिए 10 पेजेस के नोट्स होंगे, वो भी आपको फ्री में मिल सकते हैं भाई। तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में आपको मिल जाएंगे ये। इसी में से, इन्हीं 10 पेजेस में से 13 से 14 नंबर का हर बार आ जाता है पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ ठीक है, देखिए कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम डेवलप प्रैक्टिस हेल्प्स टीचर टू डेवलप ओरल लैंग्वेज अमंग द स्टूडेंट्स। इसमें इनका कहना है कि अगर हमें बच्चों को जो ओरल लैंग्वेज होती है, मतलब जो बोलने वाली लैंग्वेज होती है, अगर हमें बच्चों की वो डेवलप करवानी है तो कौन सी प्रैक्टिस बच्चों के लिए क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, आपको क्या लगता है? पहले कह रहे हैं कोरस रेसिटेशन, इंडिविजुअल रेसिटेशन ऑफ पोएम आफ्टर मेमोराइजिंग इट। याद करने के बाद में आप बच्चों को कोरस रेसिटेशन कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज ऑफ एनी वन ऑफ द फेवरेट सीन्स, प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप करेक्ट करवा के फिर करवा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कोरस रीडिंग ऑन द टेक्स्ट। तो आपके हिसाब से इनमें से आपका कौन सा आंसर होना चाहिए? तो देखिए हमने आपको करवा रखे पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स, दिखा देता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। हाँ देखिएगा, देखो सबसे पहले तो जब मैं बात करता हूँ तो रोल प्ले देखो यहाँ पॉजिटिव में है। बाकी आपका मेमोराइजेशन, कोरस रीडिंग, ठीक है, फिर आपका जो करेक्ट स्पेलिंग होती है या प्रैक्टिसिंग प्रोनाउंसिएशन है, ये सारी चीज़ें हमारी नेगेटिव में है। ठीक है, तो ये आंसर तो हमारे होंगे नहीं जो कि इसके अंदर कहा गया था। समझना आप एक बार, ये कोरस रीडिंग आ गया था, ठीक है, मेमोराइजिंग आ गया था इसके अंदर रोल प्ले है, ये पॉजिटिव वर्ड था। ये प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये नेगेटिव वर्ड था। कोरस रीडिंग फिर नेगेटिव वर्ड था। तो हमारे ये पॉजिटिव वर्ड सेकंड है, तो सेकंड के अंदर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर से देखो भाई, आप कह रहे इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग वुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंटली बेस्ड ऑन, कि कह रहे हैं कि किसके ऊपर लैंग्वेज लर्निंग हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ये हमने हिंदी पेडागोजी के अंदर भी किया था, इंग्लिश पेडागोजी के अंदर भी कह रहे हैं कि भाषा जब आप बच्चा कोई सीख रहा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा। कह रहे हैं मिनट ऑब्जर्वेशन ऑफ रिकॉर्डिंग ईच चाइल्ड हैंड राइटिंग डेवलपमेंट, कि उसकी हैंड राइटिंग सुंदर हो रही है, कैसी हो रही है, वो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो भैया ये मान लो अगर है भी तो मैं इसको हैंड राइटिंग वाली जो हमारा राइटिंग स्किल है उसके अंदर भी मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता हैंड राइटिंग को, तो हमारी को। ठीक है, तो कह रहे हैं करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर, ये भी हमारा नेगेटिव हो गया। जब हमारा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं वो भी हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी नहीं है। केयरफुली कंप्लीटिंग द लैंग्वेज सिलेबस, ये भी नेगेटिव है। ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन, तो पीयर आपस में बात कर रहे हैं और ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ये हमारे लिए पॉजिटिव होता है। देखो मैंने जब टैग वर्ड करवाया उसके अंदर भी है ये सारा। देखो भाई यहाँ आप देख पाएंगे ये हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो इंटरेक्शन आ गया था कि बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये पॉजिटिव आ चुके हैं। जबकि हमारी इंप्रूविंग हैंड राइटिंग, हमारी करेक्ट स्पेलिंग, ये हमारे लिए जितने भी ये सारी चीज़ें थी ये नेगेटिव चीज़ें थी, और ये हमारा आंसर है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या था? इसका आंसर हमारा 4th है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। फिर से हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एज अ लैंग्वेज टीचर विच वन
ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ ग्रामर। ग्रामर आप कैसे पढ़ाएंगे? तो भैया ग्रामर पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका या तो इंडक्टिव मेथड है, इंडक्टिव मेथड से आप पढ़ाइए, समझ रहे हो, जो आप आगमन विधि कहते हैं वो, ठीक है। या आपका जो फंक्शनल अप्रोच है, फंक्शनल अप्रोच में ही आता है ये इंडक्टिव मेथड आपका, तो इसी वजह से ये हमारे लिए पॉजिटिव होता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये ग्रामर रूल्स करवाना है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड करवाना है, या फिर मेमोराइज ग्रामर रूल करवाना है, ये सारी चीज़ें आपके साथ नेगेटिव हो जाती हैं। दिखा देता हूँ ये भी थोड़ा सा आपको मैं। पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड में फंक्शनल ग्रामर अप्रोच ये आपको पता चल गई, ये हमारी ग्रामर के लिए होती है, ठीक है। फिर आपका ये मेमोराइज करना है, ग्रामेटिकल रूल्स याद करना है, ठीक है। तो ये जितने भी सारी चीज़ें हो गई ये हमारे नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, और ये हमारे पॉजिटिव वाले हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टेक्स्ट बुक। किताब के बारे में आप क्या कहेंगे, कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लग रही है किताब के बारे में? तो देखो पहली बात कह रहा है अ टेक्स्ट बुक इज फाइनल थिंग फॉर अ टीचर। क्या ये आखिरी चीज़ होती है टीचर के लिए कि उससे बाहर तो कुछ जाएगी नहीं? गलत चीज़ है ये, उससे बाहर भी चीज़ें होती है, ठीक है। इट हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव लेड डाउन करिकुलम। बिल्कुल सही बात है, किताब हमारी हेल्प करती है ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। वो जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड हेल्प करता है, दूसरे TLM हेल्प करते हैं, इसी तरह से हमारी किताब भी हेल्प करती है, ठीक है। टीचिंग एड्स जिस तरह से दूसरे हेल्प करते हैं, इसी तरह से किताब भी एक उनमें से एक चीज़ है। क्या टेक्स्ट बुक आर ओनली सोर्स? ओनली तो हमारा वैसे भी नेगेटिव है, ये तो हो ही नहीं सकता। इट इज प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटी फॉर द सेशन। ना भैया, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की प्लानिंग को हम किताब नहीं कह सकते, ठीक है, उसको हम सिलेबस कह सकते हैं, ठीक है। तो वो बुक नहीं होता, ये गलत है हमारा। तो इसका आंसर है हमारा वो सेकंड आंसर है भाई इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। सॉरी, कह रहे हैं कि द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में जो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसकी क्या वैल्यू होती है? इनफैक्ट जो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है खाली लैंग्वेज लर्निंग नहीं, किसी भी चीज़ के अंदर उसकी क्या वैल्यू होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले भी बताया मैंने, डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे होते ही इसलिए हैं कि आप रिमीडियल टीचिंग करवा सको उसकी, ठीक है। आप बच्चों के जो लर्निंग गैप्स है उनको भर सको, ठीक है। तो इसका आंसर तीसरा है, ठीक है। बाकी सारे रिपोर्ट कार्ड के लिए ये डायग्नोस्टिक टेस्ट का काम नहीं होता। डायग्नोस्टिक टेस्ट वाले मार्क्स को आप कभी रिपोर्ट कार्ड में नहीं देते, ये टीचर के लिए अपने में होती है कि बच्चों को रेमेडीज देनी है, आपको उनके लर्निंग गैप्स को भरना है, उनके अंडरस्टैंडिंग के बारे में आपको पता करना है, उनको कितना आया कितना नहीं आया। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते ही इसलिए हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कह रहे हैं द पर्पज ऑफ कंटिन्यूअस कंप्रीहेंशन इवेल्युएशन। हमारा जो CC था उसका पर्पज क्या था? तो टू एसेस देयर लर्निंग गैप्स, ये हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर था, ये हमारा CC का पार्ट नहीं है। मतलब CC का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता था डायग्नोस्टिक टेस्ट, लेकिन पूरा CC ही उसके अकॉर्डिंग रहेगा वो चीज़ें नहीं थी, खाली CC का ये वाली चीज़ नहीं थी। टू गिव रेगुलर टेस्ट, वीकली और टेस्ट, तो ऐसा भी नहीं था कि रेगुलर टेस्ट के लिए हम CC नहीं लेके आए थे। टू एसेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन, यही हमारा इसका आंसर है। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, CC अब हमारा एक तरह से जा चुका है, लेकिन फिर भी हमारा जो हमारा केवीज है, केवीएस ने उसको पूरी तरह हटाया नहीं है। वो फिर भी आपका जो कॉम्पिटेंसीज होती है ना, उन केवी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो वो आपका जो पेपर डिज़ाइन होता है तो उसके अंदर अलग अलग कॉम्पिटेंसी के हिसाब से करते हैं कि भैया EVS के अंदर 3 कॉम्पिटेंसी है, मैथ्स के अंदर 4 कॉम्पिटेंसी है। इसी तरह से आप इंग्लिश या लैंग्वेज के अंदर जाएंगे तो उन्होंने 6 कॉम्पिटेंसीज बना रखी हैं कि जो मेन कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, जो कि एक्चुअली CBSE की है, ठीक है। तो उनको वो कॉम्पिटेंसी आपको आ रही है या नहीं आ रही है, उसके अंदर आपका सारी चीज़ें आती है। राइटिंग स्किल आ जाता है, रीडिंग स्किल आ जाता है, अगर लैंग्वेज की बात मैं करूँ, ठीक है। तो 6 अलग अलग तरह की कॉम्पिटेंसीज हैं, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग भी उसके अंदर एक पार्ट होता है। तो यही सारी जो चीज़ें होती है, तो जो CC था उसका जो पर्पज़ था वो हमारा यही देखना, तो टू assess the level of competency achieved by the children। और अगर आपको बताऊं तो हर क्लास वाइज भी जो NCERT है, NCERT ने अपनी कॉम्पिटेंसी, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी दे रखी है। अगर आप देखेंगे NCF तो नहीं, आपके लर्निंग आउटकम्स है, लर्निंग आउटकम्स के थ्रू, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए कह रहे हैं अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट्स द स्टेटस ऑफ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। भैया ये पूछ रहे हैं एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से एक्ट के अंदर करता है? हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है आर्टिकल 343 के अंदर।
ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे पेड नोट्स है उसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि मैंने कल भी दिखाया था ना आपको, सम बेसिक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि आपके इंग्लिश के अंदर कितने फोनीम है, कितने मॉर्फीम है, ठीक है, लेटर्स कितने हैं, और ये सारी चीज़ें इंग्लिश के अंदर कितने कॉन्सोनेंट हैं। फिर आपका अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इंग्लिश इज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं अ टीचर इज अप्रिशिएटिंग अ चाइल्ड फॉर हिज ओवरऑल लैंग्वेज यूज। ओवरऑल लैंग्वेज यूज के लिए कर रहा है। अब इसके अंदर जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल लैंग्वेज यूज। थ्रू सम ऑफ वर्ड्स वर बी स्पेल्ड बाय हिम द टीचर इज यूजिंग डैश अप्रोच। तो भैया ये कौन सी अप्रोच है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो मैंने वैसे अलग अलग अप्रोच के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है, उसके अंदर एक आती है होल लैंग्वेज अप्रोच। होल लैंग्वेज अप्रोच का ये मतलब होता है कि आप बच्चे के इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हो कि वो पूरी की पूरी तरह से वो चीज़ें पढ़ पाया है, समझ पाया है, अपनी बातें बता पाया या नहीं बता पाया। अगर उसने थोड़ी बहुत मोटा मोटी कुछ गलतियां की हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जितना ज़्यादा वो लैंग्वेज यूज़ करेगा उसके साथ में हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल उसने जो लैंग्वेज यूज़ की है उसको वो सारी चीज़ें आई है या नहीं आई है, ठीक है, उसके अंदर वो थोड़े बहुत जो वर्ड होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, वो हमारी होल लैंग्वेज अप्रोच होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे विच अप्रोच लेज a lot of habit on the lays a lot of emphasis on habit formation, कि इनमें से हैबिट फॉर्मेशन आपके हिसाब से कौन सी अप्रोच करेगी। अगर भैया आपने इम्प्लीकेशन ऑफ डिफरेंट थ्योरीज पढ़ा है ना तो आपको ये पता होगा हैबिट फॉर्मेशन किसकी इम्प्लीकेशन थी। तो हमारा पेवलव था, जो पेवलव के अंदर हैबिट फॉर्मेशन वाली चीज़ थी। तो पेवलव और स्किनर वगैरह ये किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं बिहेवियरिस्ट अप्रोच में। इनको याद करवा दो, रटवा दो, ये सारी चीज़ें कर दो जिससे बच्चों की आदत में आ जाए वो चीज़, उनके बिहेवियर में ही चेंज हो जाए, बिहेवियर ही चेंज हो जाए उनका। समझ रहे हो, मतलब जो भी आप बच्चों की नई चीज़ सिखाना चाह रहे हो ना उसको उसकी नई आदत बना दो। ठीक है, जैसे जब हम पढ़ते थे तो इसके अंदर पेवलव के अंदर इम्प्लीकेशन जब हम करते थे उसके अंदर एग्जाम्पल देते थे कि भैया सॉरी कि जो जब हमारा अलार्म बजता है, अलार्म बजा, अलार्म बजने की आवाज़ से हम उठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 1-1.5 महीना 2 महीना अलार्म बजने की आवाज़ से उठे और एक दिन अलार्म नहीं भी बजा तब भी आप उठ जाएंगे, ठीक है, तो वो आपका हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है उससे। ठीक है, तो वो हमारी बिहेवियरिस्ट अप्रोच होती है। सेम ये वही वाली बात है कि अगर आप कुत्ते को खाना नहीं दोगे उसकी लार तब भी टपकेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना, क्योंकि कुत्ते की भाई हमारी हैबिट बन गई थी। समझ रहे हो, पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वो हमारा बिहेवियरिस्ट अप्रोच के हिसाब से था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। इनमें से आप क्या कहेंगे, कौन सा हमारा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो हमारा लिंग्विस्टिक एंड वर्बल इंटेलिजेंस, यही हमारा आंसर था। ठीक है, इसके अंदर ये लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, विजुअल स्पेशल था। ठीक है, ये आप ड्राइंग वगैरह से कह सकते हो, लैंग्वेज से मैं नहीं कहूँगा, ये हमारी कोई होती ही नहीं थी, ये भी हमारी कोई इंटेलिजेंस होती नहीं थी। सेकंड हमारी इंटेलिजेंस होती थी। अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो देख लेना, सीडीपी भी आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश पेडागोजी में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है मेथड से, बैनिशिंग मदर टंग। कह रहे मदर टंग को बैन कर दिया कि भैया अगर मेरी इंग्लिश क्लास है तो इंग्लिश में ही क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश में ही जवाब देंगे, इंग्लिश में ही आपको बात करनी है। तो वो हमारा किसके अंदर था, वो हमारा डायरेक्ट मेथड में था। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जब हम मदर टंग के हिसाब से उसको ट्रांसलेट करके हम ग्रामर वगैरह सिखा रहे थे, उसके अंदर वो सारी चीज़ें थी। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मेथड ऐसा था जिसके अंदर हम एक लैंग्वेज को बिल्कुल बैन ही कर दे रहे थे। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर कह रहा है कि डैश डील विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। अब जो मैंने आपको बताया था ना कि हमने फोनेटिक्स कि मैंने एमए इंग्लिश के अंदर, क्योंकि मैं एमए कर रहा हूँ इंग्लिश से जामिया से, तो वहाँ मैंने पढ़ी थी, फोनेटिक्स की बुक पढ़ी थी, तो ये वहाँ से पार्ट है। तो समझो इस चीज़ में क्या कह रहे हैं ये, कि कौन सा लेवल ऑफ लैंग्वेज है जो आपको ऐसा लगता है कि मीनिंग ऑफ लैंग्वेज से करता है। तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, ये तो कुछ चीज़ ही नहीं होती।
या तो हमारा सिमेंटिक्स होगा या सिंटैक्स होगा। अब दोनों के अंदर डिफरेंस मैंने एक बार जब आपका CDP कर रहे थे उस टाइम पे भी बताया था, अब फिर बता देता हूँ। मैं बाइक चलाता हूँ, ये लैंग्वेज, ये जो मैंने चीज़ बोली, ये मैंने सही बोला ना कि मैं बाइक चलाता हूँ, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक तो आपका है ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से ये चीज़ सही है या नहीं है, तो वो तो होता है मेरा सिंटैक्स। जब मैं देखता हूँ कि मेरी किसी हर लैंग्वेज का अपना अपना सिंटैक्स होता है, अपने ग्रामेटिकल रूल होते हैं, जो कि मैं हमेशा से बताता हूँ कि हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है, ये आपका हिंदी का सिंटैक्स होता है, जिसके अंदर आप कहते हो मैं बाइक चलाता हूँ, वर्ब आ गई, आपकी क्रिया आ गई, वो एंड में आ रही है, ऑब्जेक्ट आपका सेकंड, कर्म आपका सेकंड पे आ रहा है, सब्जेक्ट यानी कि जो करता है वो पहले आ रहा है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इंग्लिश सिंटैक्स की, तो इंग्लिश के अंदर यही हो जाता है, ठीक है। तो ये आई ड्राइव बाइक, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ड्राइव वर्ब आ गई। अब जब चलाता हूँ उसके अंदर एंड में था, तो ये हमारा हर लैंग्वेज के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आती है आपकी सिंटैक्स। लेकिन सिमेंटिक आपका होता है कि उसका आपने कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने कोई चीज़ बोल तो दी लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला, ठीक है। कि मैं चाय चलाता हूँ, मैंने कह दिया मैं चाय चलाता हूँ, मैं खाना चलाता हूँ, तो भैया मैं खाना खाता हूँ ये वाली चीज़ होनी चाहिए ना। मैं चाय खाता हूँ, मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ, ये हमारा CDP के अंदर भी था, और क्योंकि मैं असम में हूँ तो वहाँ ये बोला जाता है पानी खा लो सर। तो एक्चुअली ग्रामेटिकल वे में तो वो गलत नहीं है, लेकिन उसका जो मीनिंग बन रहा है, मीनिंग नहीं बन रहा उसका। वो होता क्यों है? क्योंकि उनका अपनी जो लैंग्वेज है ना, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। बंगाली में और असमीज के अंदर जो खाना पीना होता है, वो उसको वो कहते हैं, किसी भी चीज़ को पीना नहीं बोलते, वो खाना ही बोलते हैं, कि उसका उनके हिसाब से पानी भी खाया ही जाता है उनकी लैंग्वेज में। तो इस वजह से जो हमारा सिमेंटिक्स होता है वो हमारा वहाँ प्रभावित करता है। तो जो ये मीनिंग ऑफ लैंग्वेज की बात आ जाती है, तो इसके अंदर कहते हैं कि यहाँ हमारा चलता है सिमेंटिक, जबकि अगर मैं ग्रामर की बात करता तो ग्रामर में चलता हमारा सिंटैक्स। अब देखो एक बहुत सुंदर सा एक मैंने चार्ट बना रखा है अपने पेड नोट्स में, दिखा देता हूँ मैं आपको। अब देखो ये चीज़ है कि ग्रामर सेट ऑफ रूल्स, आपके हिसाब से जो रूल्स होते हैं, रूल्स के हिसाब से मैंने ये जो बना रखा है, इसके अंदर हम देखेंगे कि एक तो हमारा साउंड सिस्टम होता है, एक हमारा मीनिंग सिस्टम होता है, ठीक है। जब साउंड सिस्टम की बात करता हूँ तो वहाँ दो चीज़ें होती है, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। अगर इसके अंदर आपको डिफरेंस नहीं पता तो आप हमारा क्रैश कोर्स देख लेना, उसके अंदर मैंने सारा बताया हुआ। फिर इसी हिसाब से जो हमारा मीनिंग ऑफ सिस्टम या सेंटेंस था वो हमारा सिमेंटिक में चला गया। लेकिन जब मैं वर्ड, क्लोज और फ्रेज के बारे में बात करता हूँ कि यानी जो सेंटेंस का जो ग्रामर होता है, ठीक है, सेंटेंस का जो ग्रामर होता है वो ग्रामर ठीक है या नहीं है, उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो वर्ड वगैरह, वर्ड किस तरह से बने कैसे नहीं बने, उसको हम बोलते हैं मोर्फोलॉजी, ठीक है दोस्तों। तो यही सारी चीज़ें हमारी चलती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए कह रहे हैं अ हिंदी स्पीकिंग टीचर्स गेट पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल विच इज़ इन द एरिया ऑफ पंजाब। पंजाब के अंदर उस टीचर को भेज दिया गया है। ही डज नॉट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ द एरिया। लोकल लैंग्वेज उसको एरिया की आती नहीं है, तो ही शुड, उसको क्या करना चाहिए। अब ये वाली सेम केस हमारे अंदर, जब मैं केवी है, क्योंकि मैं केवी में हूँ, केवी में मेरी पोस्टिंग असम में है, तो असम में जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमारे पास कई ऐसे आते हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश आता ही नहीं है, उनको अपनी लैंग्वेज ही आती है। मान लो 40 हैं तो 40 में से कम 10 से 12 बच्चे ऐसे आएंगे प्राइमरी स्कूल के अंदर जिनको हिंदी और इंग्लिश ना तो समझ में आती ना उनको बोलनी आती, ठीक है। हालांकि वहाँ पे 3 से 4 उनको लैंग्वेज आती है अपनी, उनकी कार्बी लैंग्वेज आती है, कार्बी एंग्लोंग में डिस्ट्रिक्ट में हूँ क्यों मैं, तो ये उनकी अपनी ट्राइब की लैंग्वेज है, ट्राइबल लैंग्वेज है। फिर उनको असमीज आती है, ठीक है। कुछ बच्चे जो बंगाल के होते हैं उनको बंगाली आती है, थोड़ी हिंदी से मिलती जुलती होती है, तो इन सारे बच्चों को तो हिंदी आ जाती है फिर भी, ठीक है। कुछ बच्चे बिहार से आते हैं तो वो हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं बोलते हैं। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, तो ये जो आपके अंदर सीटेट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये ऐसा नहीं आता कि रटे रटाए आंसर आ गए और आपको आ गया, ये बड़े सिचुएशन बेस्ड होते हैं। तो कह रहे हैं मोटिवेट द कम्युनिटी टू लर्न हिंदी एंड इट इज नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज। पहली बात तो नेशनल लैंग्वेज है नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो कह रहे हैं उनको ये कहना कि हिंदी सीखो, तुम उनको मोटिवेट करो, उन कम्युनिटी को मोटिवेट करो। मतलब मैं असम के अंदर, मतलब मेरा जहाँ स्कूल है दीफू के अंदर, मैं वहाँ घूमूंगा और उनको ये कहूँगा कि सारे लोग तुम हिंदी सीखो, हिंदी सीखो, हिंदी सीखो, ठीक है।
मैं उनको ये मोटिवेट करूँगा, तो नहीं है भैया, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कह रहे कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड देयर लोकल डायलैक्ट। अरे भैया हो सकता है उसको इंग्लिश भी ना आती हो, आप कैसे कह सकते हो। ठीक है, तो ये भी ज़रूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं यूज चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग। बिल्कुल सही बात है। अब देखो बच्चे की जो लैंग्वेज होगी ना उसको रिसोर्स की तरह यूज़ करो और पढ़ाना शुरू करो। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं अगर, तो 12 बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन बाकी 28 बच्चे भी तो ऐसे हैं जिनको आती है, हिंदी भी आती है और अपनी लैंग्वेज भी आती है। तो उनसे वर्ड्स पूछूंगा, मैं उनसे वर्ड पूछूंगा या उनको बताऊंगा, तो वो उनको समझाएंगे। तो ये हमने मेथड डेवलप किया है। तो यही इसका आंसर है कि जो, और ये मेथड हमने डेवलप नहीं किया, ये एनसीएफ हमको कहता है कि बच्चे की जो लैंग्वेज है ना उसको आप रिस्पेक्ट दो और उसको आप यूज करो ज़्यादा से ज़्यादा, और एज अ रिसोर्स के टाइप में देखो। ठीक है, तो मैं उसको समझाता हूं कि भैया हिंदी में इसको ये बोलते हैं। अब जो बच्चा टीचर को भी अपनी लैंग्वेज बोलते हुए देखता है तो वो भी सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो ये सिखा रहे हैं मैं भी उसको सीखने की कोशिश करूं। तो वो एक ब्रिज का काम करती है उनकी अपनी लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है तीसरा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं वाइल डिजाइनिंग अ वर्किंग एक्टिविटी फॉर अ लैंग्वेज क्लास अ टीचर शुड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस ऑन, कि टीचर का फोकस किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए जब बच्चे को कोई काम दे रहा है। तो पहले कह रहे हैं गिव इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को गिव करे। फिर कह रहे हैं प्रोवाइड ऑल नेसेसरी वोकेबलरी, ये भी गलत चीज़ हो गई। इंस्ट्रक्शन और वोकेबलरी ये तो हमारे लिए नेगेटिव होता है। फिर क्या है असाइनिंग एन ऑथेंटिक पीस ऑफ राइटिंग टास्क, चूजिंग अ टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग। तो मेरे हिसाब से जो चौथे वाला आंसर है ये होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे के सराउंडिंग से टॉपिक उठाओगे ना उतना ज़्यादा उसको अच्छा लगेगा। ऑथेंटिक पीस ऑफ रिटन टास्क हमारी हो सकती है, लेकिन जब हम ये कहेंगे कि चूजिंग अ टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग तो अपने आप में ये ऑथेंटिक हो जाएगा। कई बार ऑथेंटिक में चीज़ें दूर की भी हो जाती है। ठीक है, ऑथेंटिक में ऐसा हो सकता है कि मैच की समरी लिखो, मैच के बारे में लिखो, मैच की जो आपकी सारी चीज़ें होती है उनको लिखो, तो वो हमारा ऑथेंटिक पीस ऑफ, अब बच्चे की बहुत से बाहर हो गई है वो चीज़ें। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें। अब उसके आसपास के बारे में अगर मैं उससे पूछूंगा कि बेटा बताओ तुम्हारे मम्मी पापा घर पे क्या करते हैं या ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, तो वो उसके बारे में लिखेगा, तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो अपने जो अपने हाव भाव होंगे या अपनी सारी चीज़ें होंगे वो सारी चीज़ें डाल पाएगा, क्योंकि उसको उसकी नॉलेज है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि कुछ बच्चे हमारे होते हैं, सम चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सपोजर टू इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बस इंग्लिश सुनते ही आपके क्लास के अंदर है, वो कभी उनको इंग्लिश बोलने का मौका नहीं मिलता। और बल्कि ज़्यादातर जनता जो हमारी खासकर नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है, अब मैं ज़्यादा हाई क्लास वाले बच्चों के बारे में तो नहीं कह रहा जो हज़ारों फीस भर के प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे कस्बों में स्मॉल टाउन्स के अंदर है, तो उनके साथ यही वाली स्थिति है कि वो उनके जो बच्चे होते हैं उन्होंने क्लास में जितनी इंग्लिश यूज़ कर ली, सुन ली, वो तो ठीक है, बाकी बाहर उनकी कोई उनको वो ना इंग्लिश कभी सुनते। ठीक है, अब तो टीवी वगैरह आ गए हैं, मूवीज़ वगैरह आ गई हैं, अब तो बच्चे उनको देख लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे इन सारी चीज़ों की फैसिलिटी नहीं है। तो कह रहे हैं सो द टीचर प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन इंग्लिश इज एसेंशियल। तो उस जगह इंग्लिश जो हमारा टीचर होता है उसकी स्पोकन प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप क्यों मानते हो ये वाली चीज़? तो कह रहा है द टीचर कैन एडिट द एरर्स इन द स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस, कि बच्चे की जो गलतियां हैं टीचर उसको ठीक कर दे। ठीक है, तो अगर उसको वो प्रोफिशिएंट है तो। अब एक और चीज़ बताता हूँ, समझे जरा। एक अगर जो कई लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली खुद प्रोफिशिएंट नहीं होते, लेकिन वो गलतियां तो ठीक करने के बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, तो क्या ये चीज़ सही रहेगी? क्या टीचर को प्रोफिशिएंट होना जरूरी है गलतियां ठीक करने के लिए? नहीं। ठीक है, द स्टूडेंट में लिसन टू, सेम ये वाली वही तो चीज़ है कि मान लो एक कोच है, कोई कोच इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेला, लेकिन वो अपने बैट्समैन को बता रहा है कि भैया तुम ऐसे खेलो, तुम ये गलती कर रहे हो। हालांकि उसको वो चीज़ नहीं आती है, लेकिन वो गलती तो सुधार रहा है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी अगर उसको नहीं आती तो गलती सुधार नहीं सकता है, उसको एक्चुअली वो स्किल नहीं पता। ठीक है, कि वो चीज़ उसको स्किल नहीं पता, लेकिन उसको ये पता है कि वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उस चीज़ को। तो वो चीज़ें हैं। फिर कह रहे हैं द स्टूडेंट may listen and process the new language before they actually communicate in it। यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट
उसकी अब अगर टीचर अच्छा दे दिया आप लोगों ने, ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट पहले सुन सकेगा एंड द प्रोसेस ऑफ न्यू लैंग्वेज बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट। स्टार्टिंग कम्युनिकेशन करने से पहले एक्चुअली उसको पता तो चलेगा कि भैया ये कैसे बोलते हैं या इसका प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीजें उसको पता चलेगा। इस वजह से ये आंसर हमारा है। अब देखो फिर बाद में आता है कि स्टूडेंट इमिटेट कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, ड्रिल कर पाएंगे, ये नेगेटिव चीजें हैं। कभी भी ड्रिल वगैरह से इंग्लिश आपकी नहीं सीखी जा सकी या कोई भी आपकी चीज नहीं सीखी जा सकती, ये भी ग्रामर ड्रिल्स आ गई। तो हमारा सेकंड आंसर है भाई इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू द फॉर्म फ्रेजेस, फ्रेजेस कंबाइन टू द फॉर्म क्लोजेस ज्वाइन टू द सेंटेंस इज नोन एज। तो भैया ये वाली चीज मैंने अभी जस्ट आपको दिखाई थी कि ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा सिंटेक्स से रिलेटेड है, जब जस्ट अभी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं वर्ड, फ्रेज, क्लोज और इनको ज्वाइन करके फिर आपका सेंटेंस बन गया है, ये किस रिलेटेड होता, सिंटेक्स से रिलेटेड था, ये जस्ट मैंने आपको दिखाया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज हैज डैश कॉन्सोनेंट साउंड। आपके हिसाब से कितने कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अब ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि हमारा CH, T या फिर TH, ये वाली कॉन्सोनेंट साउंड भी हमारी इंक्लूड होती हैं। तो दिखा देता हूँ मैं आपको, बेसिक जो हमारे फैक्ट्स थे मैंने आपको दिखाए थे, उसके अंदर ये था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो, जब मैंने आपको ये दिखाया था, देखो इंग्लिश हैज़ 24 कॉन्सोनेंट साउंड इंक्लूडिंग TH, CH, ये वाली सारी भी हमारी कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 24 है इसका आंसर हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 24 था। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंग्लिश इज, कौन सी है, ग्लोबल लैंग्वेज है ऑब्वियसली। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी पढ़वाया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। कह रहे हैं टीचर डिवाइड द क्लास इन स्मॉल ग्रुप एंड आस्क देम टू डिस्कस एंड प्रेजेंट देयर व्यू ऑन सेव एनवायरनमेंट। मतलब टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को खुद कह रहा है कि अपने व्यूज दो, ठीक है। स्टूडेंट्स आर फ्री टू प्लान एंड प्रेजेंट देयर चॉइसेस एंड क्रिएटिविटी। बच्चे खुद हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, वो अपने हिसाब से खुद भी कर सकते हैं। और टीचर इज फैसिलिटेटिंग, तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर है, तो ये किस चीज में है, ये हमारा अकॉर्डिंग टू NCF कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में ही है। समझ में आ रहा आपको, जो हमारा टीचर का रोल फैसिलिटेटर का किसके अंदर है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं अ टीचर ऑफ क्लास 4 ब्रॉट सम interesting books and distributed them among the students. Then she said, today let's have fun and read this book for our pleasure. अब ये बताओ for pleasure, pleasure के हिसाब से आपका कौन सा होता है, तो दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, आज भी दिखा रहा हूँ दोबारा आपको। ये वही है जो मैं बार बार अपने नोट्स ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ऊपर इसकी हेडिंग दिखा देता हूँ, वो दूसरे पेज पे है, टाइप्स ऑफ रीडिंग, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस ऑफ रीडिंग था, टीचिंग रीडिंग वाला पार्ट कर रहे थे उसके अंदर है ये इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्कैमिंग, स्कीइंग, इसी तरह से लाउड, साइलेंट, ये सारी तरह की, इस तरह की हमारी जितनी भी टाइप्स की रीडिंग होती है सारी मैंने कवर कर रखे हैं। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में देखेंगे द टू मेन थीम्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग आर रीडिंग फॉर प्लेजर एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। प्लेजर एंड रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन ये हमारी थीम होती हैं, ध्यान से समझो। और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर प्लेजर के लिए था, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, एक्सटेंसिव है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। तो यहाँ हमारा आ गया था एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। अब देखो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन कहूँगा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे 2.5 year old child picks up his sibling's book and looking at the picture tells a story. The child is, आपके हिसाब से देखो कह रहे एक 2.5 साल का बच्चा है, वो अपने भाई की या बहन की जो भी है, सिबलिंग है, सिबलिंग होते हैं आपका कोई भी भाई या बहन, ठीक है, कोई भी हो सकता है, और उनकी बुक उठाता है और फिर वो स्टोरी बताता है, सॉरी पिक्चर देखता है, ठीक है, पिक्चर देखता है। तो आपके हिसाब से वो बच्चा क्या कर रहा है, वो क्या है, वो हमारी नज़र में है इमर्जेंट रीडर की, उसके अंदर है इमर्जेंट रीडर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, कभी भी जब राइटर होता है ना,
राइटर पहले आपका पेन पकड़ता है और लाइन खींचता है। मैंने बताया था आपको क्लास फर्स्ट के अंदर आपकी जो लिखने के लिए आपका अगर कोई बच्चा लाइन खींच रहा है, लाइन खींचना भी अपने आप के अंदर एक राइटिंग है, वे ऑफ राइटिंग है। इसी तरह से ये माना गया है कि रीडिंग के अंदर अगर कोई बंदा उठा के कोई पिक्चर भी देख रहा है ना, पिक्चर भी देख रहा है, समझ रहे हो, वो वर्ड नहीं पढ़ रहा है, वो पिक्चर भी देख रहा है, तो वो फिर भी एक इमर्जेंट रीडर है। क्योंकि आपने देखा होगा पुराने जो अभी हमारे जो पुरातत्व वाले होते हैं वो अलग अलग लिपियों को पढ़ते हैं, तो उनको उनका मतलब थोड़ी पता होता है। वो भी तो एक तरह से यही काम करते हैं, पिक्चर देखते हैं और फिर अपनी चीज़ें बोलते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो रीड करते हैं उसको, ठीक है। तो इसी वजह से इसका आंसर है इमर्जेंट रीडर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि देखो ये जो हमारे 4 तरह के जो बच्चे होते हैं, 4 तरह के जो लर्निंग स्टाइल होते हैं, ये भी मैंने कवर किया हुआ है अपने उसके अंदर। तो पहले कह रहे हैं टीचर ऑफ क्लास 3 फाइंड सम स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर क्लियरली व्हेन शी एक्सप्लेन ओरली। ओरली अगर किसी बच्चे को आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपके हिसाब से उस बच्चे का कौन सा लर्निंग स्टाइल है। तो पहला हमारा विजुअल होता है जो देख के करता है, सेकंड हमारा काइनेस्थेटिक होता है जो आपका बच्चा करके सीखता है, ठीक है, एस्थेटिक होता है, फिर आपका ऑडिटरी आती है, ऑडिटरी में ओरल अप्रोच होती है, इसके अंदर बच्चा बोल के सीखेगा, तो ये ऑडिटरी ही हमारा है, मतलब सुन के सीख रहा है इसके अंदर बच्चा, तो इसके अंदर चौथा हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे डालते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, सॉरी। इनफैक्ट एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखिए भाई हमारे, देखो वैसे हम ये मानते हैं कि 3 तरह के हैं, पर कई बार कई जगह ऑडियो जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं, देखो ये इसमें स्पेशली लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन बाय हियरिंग, देन हियरिंग करके आपका होता है, ठीक है। ये आइकॉनिक मोड होता है, विजुअल लर्निंग हमारा आइकॉनिक मोड होता है, और कई जगह काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल लर्निंग को अलग अलग कर देते हैं, तो हमारे 4 हो जाते हैं, वरना इनको 3 ही हम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। अब देखिए कह रहे हैं टीचर आस्क स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लिटरल लेवल, कि जो लिखा हुआ है ना उसके अलावा भी वो अपनी इंटरप्रिटेशन दे उसके अंदर, ठीक है, बियॉन्ड द लिटरल लेवल, मतलब लिटरली जो चीज़ लिखी हुई है, कई बार होता है उसका डीप मीनिंग होता है जो कि कविताओं में या इस तरह से होता है। तो इसके हिसाब से क्लास में टीचर क्या प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा है, तो कौन सी सब स्किल आपकी करवाने की कोशिश कर रहा है, तो 6-7 सब स्किल है हमारी, दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। ये है भाई, ये देखो ये 7 सब स्किल है। तो इसके अंदर अगर आप पढ़ोगे तो मेकिंग इन्फ्रेंस, जो इन्फ्रेंस बनाते हैं, और रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ये हमारी 3rd सब स्किल है। ओवन इंटरप्रिटेशन बनाते हैं इसके अंदर हम, ठीक है। तो यही जो जहाँ इन्फ्रेंस आएगा, इन्फ्रेंस को ही हम ये वाली मानते हैं कि जिसके अंदर हम अपना इंटरप्रिटेशन खुद निकालते हैं चीज़ों का, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इन्फ्रेंस यानी कि इन्फरिंग, ठीक है, इन्फ्रेंस से ही इन्फरिंग बना है, तो ये इसका आंसर है 2nd। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर कह रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरी, कह रहे हैं स्टोरी टेलिंग और लिसनिंग टू स्टोरी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरीज, कह रहे हैं कि वो क्या रोल करती है, जो हमारी स्टोरीज होती हैं आपके हिसाब से स्टोरी टेलिंग और स्टोरी लिसनिंग के अंदर जो स्टोरीज होती हैं वो कौन सा इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। तो ये कह रहे हैं यूज मैनी स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर, ठीक है, तो ये ग्रामर वगैरह यूज करना और बच्चे उसको लर्न करें। ग्रामर हमारा नेगेटिव वर्ड होता है, मैंने आपको बताया है। प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, कि लैंग्वेज को एज अ होल, तो ये हमारा इसका आंसर है। देखो क्लासरूम डिसिप्लिन ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, तो न्यू वर्ड सीखना, डिफिकल्ट वर्ड सीखना, ये भी हमारा वोकैबुलरी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं हमारे लिए नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव इन द सेंस सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो इसका आंसर है हमारा 2nd, कि प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, हम लैंग्वेज को एज अ होल बच्चों के सामने रख रहे हैं, ठीक है, कि जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा स्टोरी टेलिंग और स्टोरी लिसनिंग के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑन द ऑनेस्ट वुड कटर द टीचर स्टार्टेड डिस्कशन विद द स्टूडेंट ऑन ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के ऊपर वो डिस्कशन शुरू करने लगा। तो ये आप कब करते हो, ये आप जब चैप्टर शुरू होने से पहले करते हो ना, तो उस टाइम पे करते हो। तो आप क्या कर रहे होते हो, आप
एक्टिवेट स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज। आप बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज होती है ना उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो, समझ रहे हो। तो यही काम है आपका। यहाँ क्या है, ऑनेस्टी के ऊपर उनसे कोई टेस्ट नहीं ले रहा है कि उनसे उनकी लैंग्वेज ऑफ इसका यूसेज कर रहा है या प्रीवियस नॉलेज का टेस्ट ले रहा है ना, उनकी एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, उनकी प्रीवियस नॉलेज को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। तो यही है हमारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं चाइल्ड गोट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल। एक बच्चा नए स्कूल के अंदर आ गया है। टीचर वाज सरप्राइज टू सी दैट शी वुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बट चाइल्ड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। तो आपके हिसाब से जो हमारा बच्चा है वो कई लैंग्वेज बोल सकता है, 4 लैंग्वेज उन्होंने बोल दी, लेकिन वो बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा। तो वो क्या है, वो बाइलिंगुअल है, मल्टीलिंगुअल है, लिंग्विस्टिक है, मोनोलिंगुअल है। देखो बाइलिंगुअल होता है जो 2 भाषाएं बोल पाता है, मल्टीलिंगुअल जो ज्यादा भाषाएं बोल पाता है, 3 4 5 कितनी भी हो सकता है हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर तीसरा ही है हमारा, सॉरी सेकंड है इसका आंसर, मल्टीलिंगुअल है हमारा बच्चा, बहुभाषिक है हमारा बच्चा जो कई भाषाएं बोल पाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 वाइल रीडिंग अ चैप्टर फाइंड सम डिफिकल्ट वर्ड। अब कुछ बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है कि उसको कुछ डिफिकल्ट वर्ड मिल गई है, उसको वो समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, उसके उसके जो मीनिंग है उसको पता नहीं है। तो आप वो बच्चा क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, इग्नोर एंड स्किप द वर्ड एंड कीप रीडिंग। उसको वर्ड को स्किप कर पे रीडिंग करना चाहिए। गेस द मीनिंग इन कॉन्टेक्ट, आस्क क्लासमेट एवरी टाइम टू हेल्प। हर बार बच्चा दूसरे बच्चे से पूछेगा बताओ इसका मीनिंग क्या है, या बच्चे को टीचर से हर बार पूछना चाहिए। अब देखो ये हम खुद भी करते हैं कि जब हमें कोई वर्ड पता चल गया या इसके अंदर मान लो मेरे को एक आध 2 वर्ड का मीनिंग नहीं पता, लेकिन मैंने एक लाइन पूरा सेंटेंस उसका पढ़ लिया है, पूरा एक पैराग्राफ पढ़ लिया है, तो मुझे उस वर्ड का मीनिंग गैस करना चाहिए, समझ रहे हो, वो गैस करना चाहिए। और ये हमारे रीडिंग का एक इंपॉर्टेंट स्किल है रीडिंग के अंदर, ठीक है। जब हम गैस करते हैं वर्ड्स को, जब हम प्रिडिक्ट करते हैं वर्ड को, प्रिडिक्ट करते हैं मीनिंग को, तो यही हमारा आंसर है। तो गैस द मीनिंग इन द कंटेंट, कि कंटेंट के हिसाब से जो उसका मीनिंग होना चाहिए उसको हम गैस कर रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखो अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं टीचर ऑफ क्लास 5 विशेष टू टीच अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर फ्रॉम सिलेबस, ठीक है, कि सिलेबस के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर है, टीचर उसको पढ़ाना चाह रहा है क्लास 5 के बच्चों को, तो उसको क्या करना चाहिए। नोट टू टीच कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड अवॉइड इट। अरे भैया जब सिलेबस के अंदर है ही तो इसका मतलब आपको पढ़ाना तो है ही, ठीक है, तो उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते। फोकस ऑन लिसनिंग स्पीकिंग, प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ टीचिंग ग्रामर। आप समझो लिसनिंग स्पीकिंग से हम हर चीज बच्चों को ग्रेविटिकल नहीं सिखा सकते, समझना पड़ेगा हमें ये भी चीजें, खासकर कॉम्प्लेक्स चीजें हम नहीं सिखा सकते, तो ये चीजें भी है। यूज अ ग्रामर गेम विद फोकस ऑन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। हमने एक ग्रामर गेम डेवलप किया है, उस ग्रामर गेम को हम बच्चों को खिलवा रहे हैं जो फोकस कर रहा है हमारा उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को लेके ही, तो बच्चे उसके अंदर आनंद लेंगे, इंटरेस्ट क्रिएट होगा उनका और वो उस चीज को सीख लेंगे आराम से। मेमोराइज करना ये तो गलत ही होता है हमारा। थर्ड हमारा आंसर है, ठीक है। ग्रामर अगर हमें सिखानी है तो या तो हमें इंडक्टिव मेथड से सिखा रहे हैं। इंडक्टिव मेथड में भी एक्चुअली आप कोई ग्रामर का गेम ही डेवलप करते हो, उसके थ्रू आप बच्चों को अलग अलग एग्जांपल देते हो और फिर वो रूल बन जाते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं नोम चॉम्स्की थ्योरी, तो आपके हिसाब से एलईडी जो हमारे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस था उसको, वो बच्चों को किस चीज के अंदर हेल्प करता है? तो ये हमारा जनरेट ग्रामर रूल्स, जनरेट करता है वो ग्रामर रूल्स। समझ में आ गया? बच्चे खुद ग्रामर रूल्स बना लेते हैं अपने लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से बताओ कि कौन सी हमारी स्टेटमेंट है वो ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश एज दे यूज देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन एवरी एस्पेक्ट एंड इग्नोर इंग्लिश। नहीं भैया ऐसा तो गलत है ये चीज तो, ठीक है। एज अ टीचर यू वुड लाइक टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डे। पहले दिन ही आप बच्चों को कुछ इंग्लिश वर्ड की लिस्ट दे दोगे कि ये रट लो तुम, ये भी गलत है। चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद अ ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर मदर टंग एक्ट लाइक अ रिसोर्स इन इंग्लिश लर्निंग। लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश को लर्न करने के अंदर या किसी भी और भाषा को लर्न करने के अंदर उनकी मदर टंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। यही हमारा सही है, तीसरा हमारा सही था, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपना इसको लाइक कर देना और अपने मार्क्स जरूर बताना हमें कमेंट में, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।